हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम मेरे दोस्तों के नाम। आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। चंद हफ्ते पहले हमने सैटर्न की रिटर्न पे बात की थी और ये कि आपके ज़ाती जन्म पत्री में इसका क्या मतलब है और आपकी जिंदगी की मौजूदा सूरत हाल के लिए इसका क्या मतलब है जहां पे सैटर्न लौट के आया है। मतलब ये कि अगर सैटर्न वापस उस नुक्ते पे आ जाए जहां से वो आपके जन्म पत्री में शुरू होता है, या फिर उसी साइन या उसी घर में लौट के आ जाए, तो इसका मतलब है कि सैटर्न उसी घर में वापस आ गया है जहां वो आपके जन्म पत्री में रखा हुआ है। और हम जानते हैं कि सैटर्न ने करीबन 8 महीने पहले जनवरी के महीने में अपने ही साइन कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट किया था, करीबन 28 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत अहम रिटर्न के बारे में, एक बहुत करामाती रिटर्न जो कि केतु की है, जो इस महीने होने वाली है करीबन 10 से 12 दिन के अंदर अंदर। और ये खास रिटर्न इतनी नाजुक और अहम क्यों है? और सिर्फ इसलिए नहीं कि केतु इस महीने और इस साल ट्रांजिट कर रहा है, बल्कि केतु हर 18 महीने में ट्रांजिट करता है, बिल्कुल राहु की तरह, क्योंकि वो दोनों एक ही एक्सिस पे होते हैं। तो हर केतु रिटर्न हमारी जिंदगी में कोई न कोई मायने जरूर लाती है, हमारी जिंदगी की मौजूदा खास सूरत हाल के लिए कोई मायने जरूर लाती है। और इसका एक अलग गहरा मतलब होता है, इसका एक अलग तरीके से जाहिर होना होता है, और इसके जरिए हमारे लिए एक जुदा रास्ता होता है जो एक ही बहाव के रूप में हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले, केतु क्या चीज है? केतु इनकार का सितारा है। केतु ये तय करता है कि आपकी जिंदगी के कौन से हिस्से, या आपकी जिंदगी की कौन सी खूबियां, या आपकी जिंदगी के कौन से नतीजे आपके लिए रद्द कर दिए गए हैं, या आपको नहीं दिए गए, या आसानी से नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि केतु है ध्वजा, मतलब जहां पे आपने अपनी पिछली जिंदगी में, अपने पिछले रूप में फतह का निशान पहले ही गाड़ दिया था, और इस तरह वहां रह चुके, वो काम कर चुके। इसलिए इस मौजूदा जिंदगी में आपकी तवज्जो वहां होनी है जहां आपका कर्म है। और राहु आपको जिंदगी के मादी रुझान ज्यादा दिलाने में मदद करता है। साथ ही राहु का सिर्फ एक मतलब या उसका गहरा मतलब ये है कि आपको उस मादियत में बहुत ज्यादा नहीं उलझना है जो राहु एक खूबी के तौर पे ला सकता है, और आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है, या फिर कहें कि ज्यादातर ध्यान अपने कर्म पे ही रखना है, अपने राहु के खास ठिकाने के लिए और इस जिंदगी के लिए, और उसके पीछे बहुत नहीं भागना है। केतु का आपके जन्म पत्री में बैठना ये मतलब रखता है कि आपको खुद से ज्यादा दूसरों के लिए करने पे ध्यान देना है, क्योंकि आपने उस घर की जो खूबियां थी वो पिछली जिंदगी में कर चुके हो, आपने उस घर के नतीजे भोग लिए हैं पिछली जिंदगी में, और इसलिए इस मौजूदा जिंदगी में ध्यान दूसरों पे रहने वाला है। आपको दूसरों की मदद करनी है, आपको दूसरों पे ध्यान देना है उस घर के जाहिर होने के तरीके में, और जो केतु आपके पास लाता है। और यही है केतु की गहरी ताबीर। जाहिर है इसके और भी मतलब जुड़े हुए हैं, एक रूहानी नुक्ता-ए नजर से भी, एक करामाती निगाह से भी। लेकिन केतु की वापसी हमारे लिए एक गहरे खतरे की तरह है, साथ ही साथ एक उथल पुथल की तरह भी। और ये एक तरह से हमारी जिंदगी का नए सिरे से जायजा लेना या दोबारा तय करना होता है उस घर के मामलों में जहां केतु लौट रहा है, और उसके पहलुओं के आधार पे हमारी जिंदगी की दूसरी खूबियों पे भी असर डालता है। तो केतु जो इनकार का सितारा है, केतु जो दूसरों के लिए करने का सितारा है, केतु की वापसी हमारे लिए एक इशारा है कि हम उस घर के मामलों में जो कुछ भी अब तक किया है उस पर दोबारा नजर डालें। तो एक तरह से केतु की वापसी उस घर की बुनियाद को हिला देती है और उसे दोबारा खड़ा करती है। और इसलिए केतु की वापसी का मतलब है दोबारा तामीर करना, इसका मतलब है नए सिरे से जाहिर होना, और एक हिलचाल, कभी कभी बहुत बड़ी हिलचाल जहां पूरी इमारत ढह जाती है और नई इमारत खड़ी करनी पड़ती है। कभी कभी शायद आपको घर के खंभों को दोबारा बनाना पड़े, मतलब छत तक गिरानी पड़ सकती है। और कभी कभी कम पैमाने पे घर के कमरों को, आप जानते हैं, हल्की फुल्की तरह से दोबारा सजाना या बदलना पड़ सकता है। तो केतु आपके जन्म पत्री में जहां कहीं भी लौट रहा है, इंसान को उस पे ध्यान देना है और ये समझना है कि केतु के लौटने का मतलब क्या है और हमारी जिंदगी के किन पहलुओं के बारे में है।
ये हमारे रिश्तों पर दोबारा नजर डालने के बारे में है जो उस घर से जुड़े हैं जहां केतु बैठा है, और उस सितारे के बारे में जिसके साथ केतु बैठा है। हमारे निवेशों पर दोबारा नजर डालना, हमारे कर्मों पर दोबारा नजर डालना, उस घर के बारे में हमारे किए पर और केतु के पहलुओं पर और सीखने के नजरिए से दोबारा जांचना और मूल्यांकन करना कि क्या हमने वो काम किए हैं जो केतु बताता है या फिर हमने कुछ और ही किया है। तो अगर केतु लग्न में बैठा है तो ये दोबारा जायजा लेना है कि क्या हमने अपने आप पे बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया है और दूसरों पे ध्यान कम हो गया है। मिसाल के तौर पे अगर केतु लग्न में है, राहु 7वें घर में होगा। राहु का 7वें घर में होना मतलब ज्यादा ध्यान इस बात पे है कि आपका जीवन साथी आपके लिए कितना कुछ कर सकता है और आपकी उम्मीदें जीवन साथी से या रिश्तों में या टीम में या साझेदारी में उस रिश्ते से बहुत बहुत ज्यादा होती है और आप खुद कम देना चाहते हो, इसलिए आप उस साझेदारी से सब कुछ चाहते हो लेकिन खुद ज्यादा देना नहीं चाहते। और आप जितना भी देते हो आपको लगता है कि आपने अपने हिस्से से कहीं ज्यादा कर दिया, और दूसरी पार्टी जो कुछ भी करती है आपको हमेशा लगता है कि उन्होंने कम किया। यही है राहु का 7वें घर में असर। तो केतु के लग्न में बैठने का मतलब क्या है? केतु का लग्न में बैठना आपको याद दिलाना है कि राहु के पीछे बहुत मत भागो। ध्यान, राहु के 7वें घर में बैठने के कारण जो दूसरों का घर है वहां केतु के लग्न में होने की वजह से होना चाहिए। मतलब ये कि आपका ध्यान दूसरों पे ज्यादा होना चाहिए। आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो बजाय इसके कि दूसरे आपके लिए क्या कर सकते हैं, अपने रिश्तों में, अपनी टीम वर्क में, अपनी कारोबारी साझेदारियों में और आम तौर पे। और इसलिए केतु का लग्न में बैठना आपके बारे में है कि आप अपने लिए चीजों को मादी सतह पे रद्द करो, दूसरों की मदद करो, और ध्यान दूसरों की मदद करने पे रहना चाहिए कि वो जिंदगी में एक खास मुकाम हासिल कर सके, समाज में एक खास जगह बना सके, और अपने लिए मादी चीजों के पीछे भागने पे कम ध्यान देना चाहिए। केतु किसी भी ओहदे या शोहरत या एक खास शख्सियत से इनकार है जो आम समाज आपको देखता है। ये उस बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि ध्यान इतना ज्यादा खुद पे ना हो कि आप हमेशा उन चीजों को अपने लिए हासिल करने के पीछे भागते रहो। मिसाल के तौर पे अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती तो आप क्या करते हो? आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जा सकते हो। अगर वो डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाता, आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हो या आप आयुर्वेद के पास जा सकते हो। आप कई तरह के गैर रिवायती इलाज भी आजमा सकते हो और कई तरह के अभ्यास, यहाँ तक के रूहानी भी, या आप रेकी करने की कोशिश कर सकते हो, आप प्राणिक हीलिंग करने की कोशिश कर सकते हो और तरह तरह की चीजें। तो केतु का लग्न में होना इस बारे में है कि सेहत के पीछे इतना मत भागो, अपनी शख्सियत के पीछे इतना मत भागो, जिंदगी में अपने रुतबे के पीछे इतना मत भागो कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। मतलब उस बेहतरीन सेहत को हासिल करना जो राहु के लग्न में होने से मिल सकती है। केतु का लग्न में बैठना ये कहता है कि अगर आपकी सेहत ठीक ठाक है और अगर आप काम चला लेते हो तो चलता है। आपको अपने ऊपर इतना ध्यान देने की, सेहत पे इतना ध्यान देने की या अपनी खुद की नेकनामी पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं कि दूसरों को भूल जाओ। और इसलिए केतु का लग्न में बैठना हल्केपन के बारे में है। ये हल्कापन अपनाने के बारे में है, ध्यान दूसरों पे रखना, ध्यान खुद से हटाना, मादी चीजों की तलाश से, और ध्यान दूसरों पे रखना, दूसरों को ज्यादा देना, दूसरों में ज्यादा हिस्सा डालना और अपने लिए उतना ही करना जितने से गुजारा हो सके। तो केतु का घर में बैठना अपने लिए सिर्फ गुजारे भर के बारे में है, लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा करना है क्योंकि आप वहां रह चुके हो, वो काम कर चुके हो। तो अगर केतु आपके पहले घर में लौट रहा है तो ये दोबारा जायजा ले रहा है, क्या आपने केतु के पिछले चक्र में हल्कापन अपनाया? अब आम तौर पे केतु की वापसी हर 18 साल में होती है। तो केतु आपके जन्म पत्री में जहां कहीं भी बैठा हो, पूरा ट्रांजिट लगभग 18 साल लेगा और केतु उसी घर में वापस आएगा। इसका मतलब है कि आम तौर पे आपकी जिंदगी में केतु की करीबन 4 वापसियां हो सकती है और बहुत ही कम खुशनसीब लोगों को 5 केतु रिटर्न मिल सकती है, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी में 4 केतु रिटर्न हो जाती है, आप 72 साल के हो चुके होते हो
और 5वीं केतु रिटर्न, जहां आप 90 साल या उससे ज्यादा के हो जाते हो। हम सबके नसीब नहीं होती, शायद ही किसी और के नसीब में होती है। और उस वक्त तक, एक बार जब आप अपने 70 के पार हो जाते हो, तो ध्यान वैसे भी अपने आप पे बहुत कम होता है। हम बस जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हमारी जिंदगी में वैसे भी शायद बहुत कम सरगर्मियां होती हैं। तो हम पहले से ही जिंदगी के आखिरी कदम पर होते हैं। अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो केतु की हर वापसी एक खास पैगाम लाएगी। तो पहली वापसी में ये जिंदगी के धर्म पहलू के बारे में होता है। तो हम क्या करते हैं? जब से आप पैदा होते हो लगभग अपने जवानी के सालों तक आपको सिखाया जाता है कि तुम्हारे क्या फर्ज है, समाज में तुम्हारा क्या किरदार है, तुम्हारे रोल और जिम्मेदारियां क्या है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इस तरह आप सीखते हो कि समाज के एक अहम हिस्से के तौर पे जिंदगी कैसे जीनी है। और फिर आता है अर्थ का दौर, जहां आपका ध्यान इस बात पे ज्यादा होता है कि आप अपना करियर कैसे आगे बढ़ाते हो, आप क्या काम कर रहे हो, अपनी महारतें तेज करना, उनमें और बेहतर होना। और एक बार जब आप अपने आप को जमा लेते हो, फिर आता है काम का दौर, जो आपके मध्य 30 का उम्र है, जहां आप अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे होते हो, आप ज्यादा बचत करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप बेहतर निवेश करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप अपने खानदान को जमाने की कोशिश कर रहे होते हो। और इसलिए अगला चक्र खुद को जमाने, खानदान को जमाने, बच्चों को जमाने, एक पक्का करियर बनाने, पक्के निवेश बनाने में चला जाता है, ताकि जब तक आखिरी दौर आए, आप जिंदगी में सेटल हो चुके हो, आप दूसरों पे निर्भर नहीं हो। तो केतु की हर कर्म वाली वापसी उस दौर के लिए सीखने के बारे में होती है। एक जवान लड़के या लड़की के लिए केतु की वापसी का मतलब है, क्या तुमने सच में समाज में अपनी एक जगह बनाई है? क्या तुम सच में समझते हो कि समाज कैसे काम करता है? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा खास रोल क्या है? तुम कैसे नागरिक बन सकते हो? तुम कैसे बेटा या बेटी बन सकते हो? तुम कैसे भाई या बहन बन सकते हो? और तुम कैसे दोस्त बन सकते हो? या फिर रिश्तेदारी के आम तौर, जैसे कि तुम किसी के चचेरे भाई या भांजी हो, कैसे बन सकते हो? क्या तुमने उस बारे में सीखा है? क्या तुमने समाज में अपने फर्जों के बारे में सीखा है? क्या तुमने अपने खानदान और अपने उस्तादों और अपने गुरु के प्रति अपने फर्ज के बारे में सीखा है? तो केतु की पहली वापसी दोबारा जायजा लेने या दोबारा सीखने या फिर से विचार करने के बारे में ज्यादा है। क्या तुमने वो सब सीखा है? क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? या फिर तुमने अपने आप पे इतना ध्यान दे दिया है कि तुम उन रिश्तों में से किसी के लिए कुछ नहीं कर पाए? तुमने नहीं समझा कि समाज में तुम्हारी क्या हैसियत है, या फिर एक अच्छा इंसान कैसे बने जो रिश्ते निभा सके और उन्हें बनाए रख सके, या फिर रिश्तों को तोड़े नहीं। तो केतु की हर वापसी एक गहरा मतलब लाएगी, एक गहरा असर लाएगी और एक हलचल लाएगी। केतु की वापसी आमतौर पे बुनियाद को हिलाती है, इस मायने में कि अगर आपने उस खास वापसी और जिस घर में केतु बैठा है उसकी खूबियों के बारे में, और जो केतु उस घर के मामले में या जिस सितारे के साथ बैठा है उसके मायने में दर्शाता है, उसके बारे में नहीं सीखा, तो केतु एक हलचल लाता है, बुनियाद हिलाता है और उस घर के नतीजों को खत्म कर देता है। कभी कभी अगर केतु आपके चौथे घर में है, मिसाल के तौर पे, हलचल आपकी जायदाद के बारे में हो सकती है, जमीन के बारे में, आपके माँ के साथ रिश्ते या माँ की सेहत के बारे में, या यहाँ तक कि आपकी जिंदगी में माँ की मौजूदगी के बारे में, आपकी गाड़ी के बारे में, मादी चीजों के संग्रह के बारे में जो आपके पास है, जो दौलत आपके पास है, जो चीजें आप छू सकते हो। ये सब उस फोकस में आ जाते हैं जहां केतु चौथे घर में लौट रहा है। ये इस बारे में है, क्या तुमने माँ के प्रति और उस रिश्ते के प्रति अपना फर्ज निभाया है? तो केतु की वापसी दोबारा देखने और पता लगाने या दोबारा जायजा लेने के बारे में है। क्या तुम उस रिश्ते के सच्चे रहे? क्या तुम उस घर के असर के सच्चे रहे? क्या तुम नेक रहे? क्या तुम जिम्मेदार रहे? तुम कैसे जवाबदेह रहे? अगर तुम नहीं रहे, तो केतु अपनी वापसी में इस पूरी जवाबदेही का हिसाब ले लेता है। मतलब केतु बुनियाद हिलाने के दौरान कभी कभी तुम्हारी पूरी दौलत साफ कर सकता है, उस रिश्ते को मिटा सकता है, उस घर के असर को मिटा सकता है जिसके साथ वो बैठा है, या जिस सितारे के साथ बैठा है उसके बारे में।
कभी कभी हलचल उस हद तक नहीं होती। ये एक छोटे पैमाने पे हो सकती है जहां तुम अपने घर से जुदा हो सकते हो, तुम अपनी दौलत से जुदा हो सकते हो, तुम अपने खानदान से जुदा हो सकते हो, तुम अपनी माँ से जुदा हो सकते हो, शायद कुछ वक्त के लिए, लेकिन वो हिलचाल हो सकती है। अगर केतु 10वें घर में लौट रहा है तो ये करियर के बारे में हो सकता है। आपके करियर में एक बड़ी हलचल हो सकती है, जिसका मतलब है कि अगर हलचल बड़ी है और अगर आप 10वें घर के असर पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे तो शायद आप उसी इंडस्ट्री में और नहीं रह पाओगे। हो सकता है आपको दूसरी नौकरी न मिले, हो सकता है आपको कोई दूसरा करियर न मिले, हो सकता है आपको कोई दूसरा रास्ता न मिले। कभी कभी पूरी इंडस्ट्री ही ढह सकती है, कभी कभी आपकी बदनामी हो सकती है, कभी कभी लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते। तरह तरह की हलचलें 10वें घर के बारे में हो सकती हैं अगर केतु 10वें घर में है। हलचल इतनी बड़ी हो सकती है कि आपको पूरी तरह से नए सिरे से शुरू करना पड़े। छोटे पैमाने पे हलचल आपकी ऊर्जा को उसी इंडस्ट्री के भीतर किसी और दिशा में लगाने के बारे में हो सकती है। मिसाल के तौर पे तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर आप पुलिस में हैं तो लोगों ने शायद पुलिस से वॉलंटियरी रिटायरमेंट ले लिया और अपनी खुद की सिक्योरिटी सर्विस शुरू कर ली। अगर कोई प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर रहा है तो शायद आप अपनी प्रैक्टिस छोड़ दो और फिर अपना खुद का हॉस्पिटल शुरू करो, या फिर आप अपने खुद के हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हो, मिसाल के तौर पे, या फिर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप किसी खास डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हो, आप मैनेज कर रहे हो, कह लीजिए ऑर्थोपेडिक्स, आप अब भी डॉक्टर के तौर पे सेवा दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियां उससे आगे बढ़ गई है। तो उस तरह की हलचल केतु जरूर ला सकता है, लेकिन वो सीढ़ी चढ़ने के बारे में ज्यादा है। कभी कभी अगर केतु को लगता है कि तुम अपने करियर के सच्चे नहीं रहे, अगर तुम अच्छे डॉक्टर नहीं रहे, अगर तुम मरीजों को लूटते हो, तो हलचल जमीन आसमान एक कर सकती है। तुम्हारी पूरी नेकनामी खत्म हो सकती है। हो सकता है कोई तुम पे इल्जाम लगा दे, तुम अपनी नौकरी खो सकते हो, तुम जिस रोल में थे वो खो सकते हो। तरह तरह की चीजें हो सकती हैं और उस करियर में, उस खास इंडस्ट्री में टिके रहना या फिर जारी रखना भी तुम्हारे लिए एक चुनौती बन सकता है, और इसलिए ये तुम्हारे लिए दोबारा जायजा लेने का वक्त है। अब जबकि इस महीने के आखिर तक केतु स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कर रहा है, तो अपने लग्न के हिसाब से जिस भी घर में केतु जा रहा है उसके आधार पे दोबारा जायजा लो। दोबारा जायजा लो कि तुम उस घर के असर के, उस घर की खूबियों के कितने सच्चे रहे हो, तुमने दूसरों में कितना हिस्सा डाला है। अगर तुम उस घर के मामलों में अपने आप पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो तुम उस रिश्ते के सच्चे नहीं रहे जिसके लिए वो घर खड़ा है। कह लीजिए मिसाल के तौर पे 5वां घर बच्चों के बारे में है, 9वां घर आपके बाप के बारे में है, 9वां घर गुरुओं के बारे में भी है। तो अगर केतु 9वें घर में लौट रहा है तो ये है, तुमने बुलंद सीखने में कितना निवेश किया है। बुलंद सीखने का मतलब सिर्फ डिग्रियां और क्वालिफिकेशन नहीं है। बुलंद सीखने का मतलब ये भी है कि तुम जिंदगी के बुलंद मायने को सीखने या समझने में कितना कामयाब हुए हो। तुम जिस लाइन में काम कर रहे हो उसमें और महारत हासिल करने में कितना कामयाब हुए हो, सिर्फ क्वालिफिकेशन के नजरिए से नहीं बल्कि तजुर्बे और ज्यादा हमदर्दी से। और अगर तुम हमदर्द नहीं रहे, अगर तुमने उस घर के मामलों में योगदान के सही मायने को नहीं समझा, तुम अपनी बुलंद सीख के जरिए कितना योगदान कर सकते हो, तुम अपने गुरुओं के लिए कितना योगदान कर सकते हो, तुम अपने बाप के लिए कितना योगदान कर सकते हो, तुम उनकी कितनी इज्जत कर सकते हो, तुम कितना उनके पास वापस जा सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। तो केतु का 9वें घर में लौटना उन रिश्तों में हलचल ला सकता है। कभी कभी तुम पाओगे कि तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारी बुलंद सीख तुम्हारी मदद के लिए काफी नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारी संस्था में एक बेहतर रोल दिलाने में मदद नहीं कर रही, वो तुम्हें सीढ़ी चढ़ने में मदद नहीं कर रही। कभी कभी तुम्हारी डिग्रियां बेकार हो जाती हैं क्योंकि पूरी इंडस्ट्री बदल गई है या फिर वो इंडस्ट्री अब प्रासंगिक नहीं रही। तुम्हारे अपने गुरुओं से, अपने उस्तादों से या यहाँ तक के काम के बड़े अधिकारियों से अनबन हो सकती है। तुम्हारे मैनेजर अब तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तुम्हारे बड़े अधिकारी लोग जैसे तुम्हारे सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर या उनके डिपार्टमेंट हेड तुम्हारे साथ नहीं है।
वो तुम्हारे काम की कद्र नहीं कर पा रहे और कभी कभी साथी भी तुमसे दूर हो जाते हैं। तो उस तरह की चीज भी आ सकती है जब केतु तुम्हारे 9वें घर को दोबारा देख रहा हो। मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ हर एक घर के बारे में। जब केतु उस घर में लौटता है उसका क्या मतलब होता है, केतु के पहलुओं समेत। ये वीडियो मैं एक आम वीडियो के तौर पे बना रहा हूँ कि केतु की वापसी का मतलब क्या है और केतु के नतीजे जब वो लौटता है तो कैसे जाहिर हो सकते हैं, वो किस तरह की हलचलें ला सकता है, वो किस तरह के जवाब केतु तुमसे पूछ रहा है और उन जवाबों के जरिए जो तुम देते हो तुम दोबारा जायजा लो कि केतु की वापसी का मतलब क्या है। पहला और सबसे अहम सवाल जो केतु वापस आते वक्त पूछता है वो ये है, तुमने उस घर के बारे में अब तक क्या किया है जहां मैं बैठा हूं। और अगर तुम्हें पिछली वीडियो याद हो जो मैंने केतु के पहलुओं के बारे में बनाई थी, उसमें एक अहम बात जो मैंने तुम्हारे सामने रखी थी वो थी केतु के बैठने को स्कॉर्पियो की ऊर्जा से समझना। स्कॉर्पियो पे केतु का भी राज है और मंगल का भी। तो जब तुम केतु के बैठने को देखो, समझो कि केतु स्कॉर्पियो का मालिक है जो कर्म और मोक्ष के अहम घरों में से एक है। और केतु की दृष्टि अपने 5वें पहलू से 12वें घर पे पड़ती है जो मोक्ष का एक और घर है, और अपने 9वें पहलू से 4थे घर पे पड़ती है जो मोक्ष का एक और घर है। तो केतु का बैठना, केतु का जाहिर होना बहुत रूहानी है। ये मोक्ष दिलाने वाले हैं और इसीलिए केतु वो हलचलें लाता है क्योंकि जिन तजुर्बों से तुम गुजरते हो उनके जरिए तुम अपनी रूह को रूहानी तौर पे ऊपर उठा रहे हो और अगली सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। और ऐसे कई उत्थानों के जरिए या कई सीढ़ियां चढ़ने के जरिए तुम आखिरकार मोक्ष को पहुंचते हो। तो याद रखो कि केतु का घर में बैठना उसके साथ वो मोक्ष ऊर्जा रखता है, वो कर्म ऊर्जा रखता है, जिसका मतलब है तुमने उस घर की खूबियों के बारे में अपने कर्म को बेहतर करने के लिए कितना किया है। उस घर के बारे में ऐसा क्या है कि तुम्हारी रूह रूहानी तौर पे ऊपर उठ सके। तुमने अपनी रूह को अगली सीढ़ी, अगले स्तर पे पहुंचाने के लिए क्या किया है। और तुमने परम ऊर्जा की सेवा करने, दूसरे इंसानों की सेवा करने और अपने कर्म को जाहिर करने के लिए क्या किया है। तो ये पहला सवाल है जो तुम्हें खुद से पूछना है। अगर केतु तुम्हारे दूसरे घर में बैठा है, तुमने अपने नजदीकी खानदान के लिए क्या किया है। तुमने अपनी कमाई और अपनी बचत के बारे में क्या किया है। तुमने अपनी कदरों और अपने उसूलों के बारे में क्या किया है। क्या तुमने कदरों की जिंदगी जी है। क्या तुमने अपने नजदीकी खानदान का ख्याल रखा है, उस घर का जहां तुम पैदा हुए थे, जिसे दूसरा घर दर्शाता है, जो तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप और तुम्हारे भाई बहन है। दूसरा घर खाने के बारे में भी है। केतु का दूसरे घर में बैठना मतलब है कि तुम्हें दूसरों का ख्याल रखना है। तुम्हें ये यकीनी बनाना है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं या तुम्हारे संपर्क में हैं या जिन तक तुम पहुंच सकते हो, तुम यकीनी बनाओ कि कोई भूखा ना सोए। तुम्हें गंदी जबान नहीं इस्तेमाल करनी है ताकि तुम हमदर्दाना अंदाज रख सको। तुम्हें पता हो कि लोगों से कैसे बात करनी है। तुम अपनी मौजूदगी इस दुनिया में उसूलों, कदरों के जरिए गुजारो और यही उसका असर है। तो केतु दूसरे घर में लौट रहा है। अब सवाल जो वो पूछ रहा है वो है, तुमने अपनी कमाई में से कितना दूसरों पे खर्च किया है। दूसरों को भूख से बचाने के लिए तुमने कितना योगदान दिया है। तुम कितने खानदानी इंसान रहे, अपने भाई बहनों और अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए। और क्या तुमने उसूलों और कदरों की जिंदगी जी है। अगर तुमने वो किया है और केतु तुम्हें वहां पाता है, तो आगे का रास्ता कुछ हलचलों के साथ हो सकता है, या कर्म का जो संतुलन तुमने हासिल नहीं किया, हलचल उतनी ही होगी। हालांकि अगर केतु पाता है कि तुम उस घर के कर्म के सच्चे नहीं रहे, उस घर के असर के सच्चे नहीं रहे, तो यकीन मानो हलचल जो तुम्हारे पास आने वाली है अगले 15-20 दिनों में, या शायद करीबन 45 दिनों में जब केतु स्कॉर्पियो में जम जाएगा, तुम्हारे लिए एक बड़ा झटका हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि जाग जाओ और हकीकत भांप लो। अगर तुम जानते हो कि केतु की जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो तुमने नहीं निभाई, तुमने हल्कापन नहीं अपनाया, तुम सच्चे खानदानी इंसान नहीं रहे, इस पर निर्भर करते हुए कि केतु कहाँ बैठा है, तो फौरन पहले कबूल करो, झुक जाओ और हल्के बनो कि तुमने नहीं किया। उस रिश्ते से माफी मांगो जहां केतु बैठा है,
या जिस सितारे के साथ केतु बैठा है। अगर केतु सूरज के साथ बैठा है तो तुम अपने बाप के बारे में कुछ कर्म का कर्ज लिए हुए हो। अपने बाप से माफी मांगो या फिर अपने बाप के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा गौर करो। देखो कि क्या तुम सच में एक अच्छे बेटे हो या नहीं। अगर केतु चांद के साथ बैठा है तो तुम माँ के बारे में कुछ कर्म का कर्ज लिए हुए हो और इसीलिए तुम पाओगे कि तुम्हारी ज्यादातर हलचलें, तुम्हारी ज्यादातर मुश्किलें तुम्हारी माँ से जुड़ी है। तुम्हारे ज्यादातर झगड़े तुम्हारी माँ के बारे में है और वो एक रिश्ता है जो तुम्हें उम्र भर परेशान रखता है। तो वक्त आ गया है कि उस रिश्ते पर दोबारा गौर करो और जांचो कि तुम उस रिश्ते के कितने सच्चे रहे या क्या तुमने योगदान दिया। अगर वो रिश्ता खराब हो गया है और केतु जहां कहीं भी बैठा है, उस रिश्ते की जांच करो। अगर केतु 5वें घर में बैठा है तो ये बच्चों के बारे में है। अगर केतु 3रे घर में बैठा है तो ये तुम्हारे भाई बहनों के बारे में है। अगर केतु 11वें घर में बैठा है तो ये आम समाज, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे बड़े भाई या बड़े भाई बहन के बारे में है। अगर केतु 4थे घर में बैठा है तो ये माँ के बारे में है। अगर केतु 10वें घर में बैठा है तो ये तुम्हारे सुपरवाइजर, तुम्हारे मैनेजर के बारे में है। अगर तुम नियमित रूप से अपने मैनेजर और सुपरवाइजर से भिड़ते हो तो तुम अपने पिछले जन्म के कर्म से कुछ कर्म का कर्ज लिए हुए हो। तुम्हारा पूरा संचित कर्म उस कर्म के कर्ज से लदा हो सकता है और यही वो चीज है जो केतु दर्शा रहा है। तो केतु की वापसी इस जन्म के अपने प्रारब्ध कर्म को बेहतर करने और अपने कर्म में अच्छाई जोड़ने के बारे में है और संचित कर्म के उस खास हिस्से को कम से कम मिटाने के बारे में है जहां केतु लौट रहा है। तो ये दूसरा सवाल है जो केतु पूछ रहा है। दूसरा सवाल जो केतु पूछ रहा है वो है, तुम्हें अपने आप का कितना गहरा मतलब और समझ है? तुमने जिंदगी के बारे में खुद कितनी समझ हासिल की है? क्या तुम सच में अपने होने की रूहानी वजह समझते हो? जिंदगी का मकसद क्या है? तुम इस दुनिया में किस लिए आए हो? तुम्हारा निशाना क्या है जिंदगी में? तुम्हारा लक्ष्य क्या है जिंदगी में? वो विरासत क्या है जो तुम पीछे छोड़कर जाओगे? तुम्हारे बाद क्या बचेगा जो समाज के लिए तुम्हारे योगदान के तौर पे आगे बढ़ेगा? अगर पूरे समाज के लिए नहीं तो किसी इंडस्ट्री के लिए, अगर पूरी इंडस्ट्री के लिए नहीं तो शायद समाज के एक हिस्से के लिए, शायद किसी एनजीओ के जरिए, शायद बीमारों के लिए किसी हॉस्पिटल के जरिए, शायद किसी अनाथालय के जरिए, शायद किसी तालीमी संस्थान के जरिए, जो भी हो। वो विरासत क्या है जो तुम पीछे छोड़ने वाले हो? ये दूसरा सवाल है जो केतु पूछ रहा है। तुमने अपने कर्म को बेहतर करने और अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है? अगर तुमने वो नहीं किया तो एक चुनौती है। जब तुम किसी थिएटर में जाते हो तो हमारे सामने जो स्क्रीन होती है वो सफेद स्क्रीन होती है। वो सफेद स्क्रीन क्या दर्शाती है? हम जानते हैं कि कला, खास तौर पे मीडिया से जुड़ी कलात्मक कोशिशें, राहु से जुड़ी है। हमारे सामने वाली सफेद स्क्रीन, जहां एक प्रोजेक्टर के जरिए थोड़ी सी रोशनी डाली जाती है लेकिन पूरी स्क्रीन उस रोशनी को वापस परावर्तित करती है, वो राहु है। वो रंगों का धमाका है। केतु दूसरी तरफ काला रंग है और वो उस घर के पूरे नतीजों को सोख लेता है जिसके साथ वो बैठा है और उस सितारे के नतीजों को रद्द कर देता है जिसके साथ वो बैठा है। तो तुम्हारी जिंदगी में क्या चीज रद्द की जा रही है और क्यों रद्द की जा रही है, इस बारे में तुम्हें कितनी गहरी समझ, रूहानी समझ हासिल हुई है? केतु के बैठने के बारे में तुम्हें दूसरों के लिए ज्यादा योगदान करने को क्यों कहा गया है? तुमने उसकी कितनी समझ हासिल की है? उसमें डूबकर अपने आप को कितना गहराई से समझा है? तुमने अपनी जिंदगी के मकसद को कितना समझा है? तुम्हें कितनी समझ है कि तुम कौन सी विरासत पीछे छोड़ने वाले हो? और केतु के बैठने का आखिरी हिस्सा है संदर्भ को दोबारा सेट करना। संदर्भ को दोबारा सेट करने का मतलब है अपनी पूरी जिंदगी पर अब तक पीछे मुड़ के देखना। कह लीजिए, मिसाल के तौर पे, अगर तुम केतु दशा में पैदा हुए हो तो हर दशा जिसमें तुम पैदा हुए हो उसके पीछे एक गहरा मतलब है कि तुम उस दशा में क्यों पैदा हुए हो। कैसे हिसाब लगाओगे? चांद तुम्हारे जन्म पत्री में बैठा है। चांद जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी पहली दशा होगी जिसमें तुम पैदा हुए हो।
चांद दिल भी है तो चांद दिमाग भी है और दिल भी, और चांद का नक्षत्र में बैठना और उस दशा का एक गहरा मतलब और असर होता है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर कि जिस दशा में तुम पैदा हुए हो उसका क्या मतलब है। तो अगर तुम केतु दशा में पैदा हुए हो तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए रद्द है। उस घर से अपनी जिंदगी के मकसद के मतलब में तुम कितना गहरे उतर कर देख पाए हो और वहां से आगे तुम क्या हासिल कर पाए हो। तो संदर्भ को दोबारा सेट करना ये भी है। अब से तुम क्या करने वाले हो, तो उन सबक के जरिए जो केतु की वापसी तुम्हारे लिए ला रही है, वो हलचल जो केतु तुम्हारे लिए ला रहा है, वो बदलाव जो केतु तुम्हारे लिए ला रहा है, वो अलग होना तुम्हारे लिए या तुम तक या उस घर के असर तक जिसमें वो लौट रहा है, उसके जरिए केतु कह रहा है। संदर्भ दोबारा सेट करो और अब तय करो, अब से तुम क्या करने वाले हो, तुम किधर जाने वाले हो, कहाँ ध्यान लगाने वाले हो, कैसे ध्यान लगाने वाले हो, और क्या तुम अब से कम केतु के असर, जिंदगी के मकसद और उस विरासत के सच्चे होने वाले हो जो तुम पीछे छोड़ने वाले हो। केतु एक बड़े मायने में तुम्हें दर्शाता है। तुम्हें क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में अपने लिए कुछ करने नहीं आए हैं। ये हमारा बड़ा फर्ज है आम इंसानियत के प्रति और इंसानियत की सेवा करते हुए परम ऊर्जा की सेवा करना। और इसलिए केतु तुम्हें दर्शाता है, मतलब हमें मादी चीजों से इनकार करने वाली जिंदगी जीने की जरूरत है ज्यादा, और कर्म और रूहानी चीजों को कबूल करने और उनकी तरफ काम करने की जरूरत है। तुमने उसे कितना समझा है और तुम अब से उस कर्म की तरफ कहाँ ले जा रहे हो? तुम अपने कर्म को बेहतर करने पर कितना ध्यान दे रहे हो? तुम कर्म के कर्ज को छोड़ने पर कितना ध्यान दे रहे हो ताकि तुम इसी जन्म में अपनी रूहानी कोशिशों में अगली सीढ़ी पे चढ़ सको? ये है संदर्भ को दोबारा सेट करना जो केतु तुमसे पूछ रहा है। अगर तुमने अब तक सबक नहीं सीखा तो तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ी हलचल के मुंतजिर रह सकते हो, उस घर के मामलों में या उस तरीके से जिस घर में केतु बैठा है। अगर केतु दूसरे घर में है और तुमने सबक नहीं सीखा, मैंने लोगों की पूरी बचत, पूरी कमाई कुछ ही महीनों के अंदर मिटते देखी है। कभी कभी शायद पूरा खानदान ही उनसे दूर हो जाता है, उन्हें रद्द कर देता है, पूरा खानदान उनसे नाराज होता है या उन्हें छोड़ देता है। तो इस मौके को हाथ से मत जाने दो। तुम्हारे पास अब भी करीबन 10 या उससे ज्यादा दिन है केतु के स्कॉर्पियो में ट्रांजिट होने में। तो समझो कि तुम्हारा लग्न क्या है, समझो कि तुम्हारी अपनी जन्म पत्री में केतु कहाँ बैठा है, केतु पर क्या पहलू है, केतु किन सितारों के साथ बैठा है। केतु के मतलब को गहराई से समझो। मैंने केतु के बैठने के बारे में, केतु दशा के बारे में भी दूसरी वीडियो बनाई है, उन वीडियो को देखो, केतु का गहरा मतलब समझो। और अब से अगले करीबन 45 दिनों में या उसके आसपास संदर्भ दोबारा सेट करने के लिए तैयार रहो, अपनी जिंदगी दोबारा सेट करने के लिए तैयार रहो। तो अपनी जन्म पत्री देखो, केतु की वापसी समझो, इसका क्या मतलब है, और तुम सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि तुम अपनी जिंदगी को अब से दोबारा सेट करो और रूहानी तौर पे सीढ़ी चढ़ो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो मुझसे राब्ता करिए किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ। ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान, आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।